Good morning, students. Today we are going to discuss about fundamentals of human geography in unit 3rd chapter 8 transport and communications. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ट्रांसपोर्ट्स के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, उसमें हम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट्स को डिस्कस कर चुके थे। आज की जो फर्दर क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो सी रूट्स हैं। तो सी रूट्स जो इंटरनेशनल सी पोर्ट्स होते हैं, वहां से जो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो एक सी रूट्स के थ्रू होता है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि रेलवे की जो स्टार्टिंग होती है, तो स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन होता है 18th सेंचुरी के अंदर, और जो फर्स्ट रेलवे होता है 1825 में स्टोकटन से डार्टलिंगटन तक इन नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर ये फर्स्ट रेलवे जो इन्वेंशन हुआ था। सेकंड था जो रोड ट्रांसपोर्ट था। रोड ट्रांसपोर्ट्स में जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज को डिस्कस किए थे। जर्मनीज के अंदर जो है ऑटोबन्स कहलाते हैं, और मैक्सिमम रोड डेंसिटीज जो है नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिमम रोड डेंसिटीज देखने को मिली थी। फिर उसके बाद हाईवेज की जो लेंथ होती है, हाईवेज की लेंथ है 18 मीटर्स वाइड्स होते हैं, वो हाईवेज कहलाते हैं। जो ट्रैफिक से जो जहाँ मैक्सिमम डेंस ट्रैफिक होता है, डेंस ट्रैफिक से अवॉइड करके जो सिटीज मेट्रो सिटीज होते हैं उसके बाईपास के थ्रू उसको निकाला जाता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी होती है जब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को सेकंड मेट्रोपॉलिटन सिटी से कनेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे था, लॉन्गेस्ट हाईवे था जो कनाडा के अंदर, वो वैनकूवर्स को कनेक्ट कर रहा था। जॉनसन को वैनकूवर से कनेक्ट कर रहा था। जो वैनकूवर है वो कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पे था। और उसके बाद फिर पान अमेरिकन जो हाईवे है, पान अमेरिकन हाईवे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ प्लेस को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता हुआ ये शो हो रहा था आपके स्लाइड्स के अंदर। पान अमेरिकन हाईवे था। उसके बाद ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया में था। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेस था आपका डार्विन, तो डार्विन की कनेक्टिविटी कर रहा था वो आपका एडिलेड से कनेक्ट कर रहा था जो आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, द ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। नेक्स्ट, इन रशिया a dense highway network is developed in the industrialized region west of the Urals with Moscow as hub। तो जो रसिया के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट्स में देख रहे हैं आप, ये यहाँ रसिया की कैपिटल है मॉस्को, तो इस रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया मैक्सिमम है। और रसिया के अंदर रोड के मुकाबले जो रेलवे है वो डेंसिटी रखता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो जब हम रसिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं तो मैक्सिमम एरिया में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल जो कंडीशन नहीं देखने को मिलती, वहीं पर रेलवे की कंडीशन अच्छी है। तो रशियन एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो रोड नेटवर्क के मुकाबले रेलवे नेटवर्क अच्छा है। फिर उसके बाद इंडिया में नेशनल हाईवे का एक एग्जाम्पल देखिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था वो वाराणसी से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता था। 2369 किलोमीटर लेंथ था इसका। लेकिन अब उसका जो सबसे ज्यादा लेंथ नेशनल हाईवे 7 की बजाय अब क्या आ गया, नेशनल हाईवे 44। वो आपको मैपिंग के थ्रू शो किया था, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। और जो ये नेशनल हाईवे की जो ऑर्डर अरेंज किए गए हैं, ये आप लास्ट क्लास में देख भी चुके थे कि जो इवन नंबर्स की जो स्टार्टिंग है वो आपके ईस्टर्न से है। जैसे नेशनल हाईवे 2, फिर नेशनल हाईवे 4, फिर नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 8। तो ऐसे सीक्वेंस में वो जो नेशनल हाईवे जो नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करते हैं, वो जो सारे के सारे नेशनल हाईवे किसमें है, इवन नंबर में रखे गए हैं। तो जैसे यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है, तो ये लोकेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ नंबरिंग आता है 44। इसलिए जो आपका ये नेशनल हाईवे करनाल से गुजरता है, इसका नेम जो पहले नेशनल हाईवे 1 था, अब क्या रख दिया गया है, 44, ड्यू टू नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी। और ठीक ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे जो रखे गए हैं वो ऑड नंबर में रखे गए हैं। अब नेशनल हाईवे 1 कहाँ चला गया है, अब जम्मू कश्मीर में चला गया है। तो नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 9, तो ऐसे लास्ट तक 87 तक ये नेशनल हाईवे बनते हैं इंडिया के अंदर। तो इसलिए ये अरेंजिंग रखा गया इवन नंबर और ऑड नंबर की वजह से। तो ये आपका नंबरिंग यहाँ से आया है। अब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो हो गया है वो 44 हो गया है। पहले कौन था, नेशनल हाईवे 7। फिर यहीं पे एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस किए थे कि जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये इसको कनेक्ट करता था, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता था। फिर उसके बाद अफ्रीका के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन देखे थे नेशनल हाईवे कौन कौन से थे, नॉर्थ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका से कनेक्ट करता था, केप
जो कैरो जो नेशनल हाईवे है, वो इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कैरो है, जिसको हिंदी में जो मिस्र कहते हैं, और जो कैपिटल है उसका नेम है काहिरा, लेकिन इंग्लिश में इसको कैरो कहते हैं। तो जो कनेक्टिविटी करता है केप टाउन से कैरो की कनेक्टिविटी करता है नेशनल हाईवे जो 4 है अफ्रीका के अंदर। फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था रेलवे। तो रेलवे की जो स्टार्टिंग होती है, ये रेलवे जो नेटवर्क है इसको गेज में डिफाइन किया गया है, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज। तो यहाँ पर ये आपका जो ब्रॉड गेज जो 1.5 मीटर से मैक्सिमम जो अगर डिस्टेंस होता है टू रेलवे के अंदर, तो ये टू रेलवे जो है और उसी को बोलते हैं ब्रॉड गेज। फिर स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज। तो स्टैंडर्ड गेज यूके जैसे कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड गेज जो है रेलवे फॉलो किया जाता है। और मैक्सिमम जो डेंसिटी रेलवे की देखने को मिलेगी अपने जो वर्ल्ड्स के अंदर, वो यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और बेल्जियम जो कंट्री है यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो वहां पर हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी है, और वो हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी जो है 1 किलोमीटर रेलवे फॉर एवरी 6.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो 6.5 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके अंदर जो रेलवे है वो 1 किलोमीटर तक रेलवे मिलता है। इसी को ये बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो होता है उसको डेंसिटी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट था ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होते हैं, जब एक कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्टिविटी मिल जाती है तो उसको ट्रांस बोल देते हैं, तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ठीक ऐसे ही जब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से बाई रेलवे कनेक्ट किया जाएगा तो वो कॉन्टिनेंटल रेलवे कहलाएगा। तो उसी में, और इसका जो मेन पर्पज वही होता है आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन होते हैं इसके पीछे, एक जो ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट जो कंट्रीज होते हैं उनकी भी कनेक्टिविटी आपस में कनेक्ट होती है। इसी में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एग्जाम्पल देखे थे हम, जो लॉन्गेस्ट रेलवे है एशिया कंट्री के अंदर, जो कौन आपका एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्री है रसिया, तो रसिया के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता था। यहाँ पर जो व्लादिवोस्टोक सिटी जो पड़ता है ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और जो पिट्सबर्ग है वो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तो व्लादिवोस्टोक को पिट्सबर्ग से जो कनेक्टिविटी करता है वो है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, और जिसकी लेंथ है 9332 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है। और इसी में एक चीता जो लोकेशन है वो एग्रो सेंटर के लिए फेमस है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनका ये एक हब है चीता। लोकेशन देख सकते हैं रशिया के अंदर आप। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कीजिए थे हम ट्रांस कनेडियन रेलवे। तो जैसे कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट था, ऐसे ही रेलवे ट्रांसपोर्ट भी है, और उस रेलवे में जो कनेक्टिविटी करता है हैलिफैक्स जो ईस्टर्न लोकेशन था। हैलिफैक्स जो है ईस्टर्न लोकेशन था कनाडा के अंदर, और ये क्यूबेक एक लोकेशन है जो एग्रो सिटी के तौर पे जाना जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट हैं तो उसको इसी रेलवे के तहत कनेक्टिविटी दी गई है। तो क्यूबेक को कनेक्ट करने के बाद ये इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ जो है कनाडा का ये कहलाता है, और वेस्टर्न में वही वैनकूवर सिटी को ये कनेक्ट करता है। फिर उसी में यूएसए के अंदर जो एक रेलवे था द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे जो था, वो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्टिविटी करता है आपका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे नॉर्थ टू साउथ जो कनेक्ट कर रहा था, रोड कर रहा था, ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट जो कनेक्ट कर रहा है रेलवे कर रहा है। इसको बोलते हैं द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो जो कनेक्टिविटी है वो सिडनी को कनेक्ट कर रहा है पर्थ से, तो सिडनी को पर्थ से कनेक्टिविटी मिल रही है। फिर यहाँ पर एशिया के अंदर कुछ प्रोपोजल नेटवर्क रेलवे जो प्रोपोजल रखे गए हैं जो ईस्टर्न एशिया को वेस्टर्न एशिया से कनेक्ट करने के लिए, वो यहाँ देख रहे हैं आप। इस्तांबुल से चलता हुआ आपके ईरान को, इराक को, और पाकिस्तान को, इंडिया को, फिर बांग्लादेश को, म्यांमार को कनेक्टिविटी करते हुए, चाइना को कनेक्ट करते हुए ईस्टर्न पार्ट्स में हांगकांग तक ये चला जाता है। तो अभी डिस्कस करेंगे हम सी रूट्स। तो सी रूट्स जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन में देखा जाए तो सबसे इकोनॉमी वे में यूज किया जाता है। अगर वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक आपको कोई गुड्स को ट्रैवल या ट्रांसफर करना है तो सबसे कम कॉस्ट लगती है सी रूट से। तो सबसे महंगा जो रूट था एयर रूट था, सेकंड नंबर पे फिर आता है आपका रोड रूट आते हैं, फिर रेलवे रूट आते हैं, और उससे कम जो इकोनॉमिक वे में अगर देखा जाए तो सी रूट सबसे सस्ता पड़ता है। और मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट 95% ट्रांसपोर्ट जो होता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का, तो जो ट्रेड होता है तो 95% ट्रेड्स सी रूट्स के थ्रू ही होता है। उसी में सी रूट्स में सबसे पहले एक जो मेन सी रूट्स जो बिजिएस्ट सी रूट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ये है हमारा द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट्स। तो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट्स, तो अटलांटिक लोकेशन सभी बच्चों को पता ही होगा।
जैसे यहाँ पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर ये आपका अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज और ये साउथ अमेरिका। तो ये जो सी रूट्स जो एस शेप में होता है, तो एस शेप में जो कॉन्टिनेंट होता है वो आपका अटलांटिक ओशन जो सेकंड, अकॉर्डिंग टू साइज भी अगर देखें तो वो सेकंड नंबर पे आता है। तो यहाँ से जो यूरोपियन कंट्री की कनेक्टिविटी, तो यूरोपियन कंट्री की कनेक्टिविटी जब नॉर्थ अमेरिका से या साउथ अमेरिका से जो कनेक्टिविटी होती है, तो ये जो रूट्स बनेंगे, ये बिजिएस्ट सी रूट्स, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो बिजिएस्ट सी रूट्स है वो ये अटलांटिक ओशियंस में ही आता है। This link northeastern USA and northwestern Europe, the two industrially development origin of the world. The foreign trade over this route is greater than that of the rest of the world combined. 1/4 of the world's freight trade move on this route. It is therefore the busiest in the world and otherwise called the big truck route. So big truck routes or busiest sea routes. Both the coast have highly advanced port and हार्बर फैसिलिटी। तो यहाँ पर एडवांस जो सी पोर्ट्स हैं, एडवांस फैसिलिटी, मॉडर्न सी रूट्स, जिसमें एक मॉडर्न का जब हम एग्जांपल देखते हैं, तो जब इंडिया का हम सी पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे तो इंडिया के अंदर जो एक नहावा सोवा, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक सी पोर्ट्स है जो मॉडर्न वर्ल्ड के टॉप 10 सी पोर्ट्स में काउंट होता है। तो वो मॉडर्न जो सी पोर्ट्स है नहावा सोवा महाराष्ट्र के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो सी रूट है आपका वो है the Mediterranean Indian Ocean sea route. This sea route passes through the heart of the old world and serve more countries and people than any other route. पोर्ट सैयद, तो पोर्ट सैयद की लोकेशन देखेंगे यहाँ पर, ये आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी जो स्वेज कैनाल है, तो स्वेज कैनाल के बिल्कुल लास्ट में मेडिटेरियन सी में ये आपका सी पोर्ट है। अदान, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर आर some of the important ports on this route. The construction of Suez Canal has greatly reduced the distance and time as compared to the earlier route through the Cape of Good Hope, which was longer than the route through Suez Canal. तो पहले जो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के अंदर आते थे तो वो सी रूट्स जो आते थे यहाँ से, जो वेस्टर्न, अगर जो हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका अरेबियन सी। तो अरेबियन सी से होते हुए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट से होते हैं और साउथ में जो लास्ट में जो है ये पॉइंट है आपका यहाँ पर केप ऑफ जो गुड होप है, यहाँ से फिर अटलांटिक ओशन को कवर करते हुए और इस तरीके से यूरोपियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट से जाके मिल जाता, जो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये कंट्री आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ट्रेवल होता था इंडिया का यूरोप के साथ। लेकिन जब 1869 में क्या होता है, स्वेज कैनाल यहाँ से जो मैन मेड कैनाल बनाई जाती है, तो ये इंडिया से यूरोपियन कंट्री की कनेक्टिविटी जो 7000 नियर जो अबाउट है 7000 किलोमीटर लेस हो जाता है ये डिस्टेंस। तो इंडिया से यूरोपियन कंट्री का डिस्टेंस 7000 लेस हो गया, किसकी वजह से, स्वेज कैनाल के बनने से। तो अब जो सी रूट्स बनेगा वो सी रूट बनेगा आपका अरेबियन सी से होते हुए, फिर रेड सी से होते हुए, और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पर आता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि बोलते हैं। जब दो बड़े सारे जो लैंड मास होते हैं, उन लैंड मास को जब कोई वाटर बॉडी अलग करता हो ना, तो उसको स्ट्रेट बोल देते हैं, जल संधि बोल देते हैं। तो ऐसे ये जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करते हुए इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। तो स्वेज कैनाल यहाँ पर बनाया गया। तो स्वेज कैनाल की जो कनेक्टिविटी है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। तो द जो ये आपका पॉइंट अभी डिस्कस किए थे, द केप ऑफ गुड होप सी रूट्स जो था, वास्को डी गामा इसी रूट से आपके इंडिया के अंदर आया था, जो पुर्तगाल से यहाँ से चलते हुए। तो यही रूट, सी रूट्स उसने अडॉप्ट किया था। तो इसी रूट्स को फॉलो करते हुए वो इंडिया की तरफ आया था। The trade route connect highly industrialized Western European region with West Africa, South Africa, Southeast Asia, and commercial agriculture and livestock economy of Australia and New Zealand. The value of trade and traffic between both East and West Africa is on the increase due to the development of the rich natural resources such as gold, diamond, copper, tin, groundnuts, oil, palm, coffee and fruits. तो जो ये सी रूट्स है, यहाँ पर काफी सारे जो जैसे डायमंड, तो साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहां पर आप देखेंगे कि जो मिनरल्स वाला जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो गोल्ड है, डायमंड माइन है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये सी रूट वहीं से जा रहा है। तो वो जो डायमंड, गोल्ड, तो वो रिसोर्स का जो कॉपर, टीन, तो इनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो इसी रूट से होगा। नेक्स्ट जो सी रूट है आपका वो है
Southern Atlantic Sea Route. Southern Atlantic Sea routes. This sea route is another important one across the Atlantic Sea, which connect West European and West African countries with Brazil, Argentina, and Uruguay in South America. The traffic is far less on this route because of the limited development and population in South America and Africa. Only southeastern Brazil and Plata estuary and ports of South Africa have large-scale industries. There is also little traffic on the route between Rio de Janeiro, the Cape Town, because both South America and Africa have similar प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेस। तो जो ये सी रूट्स है आपका, तो यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में ब्राजील के यहाँ पर एक लोकेशन मिलेगी आपको, रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में जो लास्ट टाइम में अभी जो ओलंपिक गेम हुए थे, उससे पहले जो ओलंपिक गेम यहीं पे हुए थे, तो जो ब्राजील की जो कैपिटल हुआ करती थी रियो डी जेनेरियो, तो ये अभी पहले ये यही कैपिटल होती थी, अब उसकी जगह ब्रासीलिया कैपिटल बन चुकी है। तो ये लोकेशन है आपकी रियो डी जेनेरियो। और यही सी रूट जो सबसे पहले फर्दिनांद मैगलन, तो फर्स्ट नेविगेटर थे वर्ल्ड के जिसने सबसे पहले सरकम नेविगेट किया था पूरे ग्लोब को, तो वो थे फर्दिनांद मैगलन। तो यही सी रूट अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो ये फर्दिनांद मैगलन बिगन ए हिस्टोरिक जर्नी टू द सरकम नेविगेट द ग्लोब। तो पूरे ग्लोब के ऊपर एक सर्कल फॉर्म में जो सबसे पहले नेविगेशन करने वाले थे वो कौन थे? फर्दिनांद मैगलन। और ये सी रूट जो था उनका अराइवल सी रूट ये था उनका, और डिपार्चर सी रूट उनका ये था। यहाँ से डिपार्च हुए थे वो, और अराइवल इस जो ब्लू आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो वहां से अराइवल सी रूट। Next one is this Southern Atlantic Sea Route. This sea route is another important one across the Atlantic Ocean, which connects West European and West African countries with Brazil, Argentina, Uruguay in South America. The traffic is far less on this route because of the limited development and population in South America and Africa. तो ये सी रूट्स है सदरन, जो आपका यहाँ पर साउथ अटलांटिक, ये जो ओशियन है आपका एस में जो है अटलांटिक है, और ये जो सदर्न पार्ट है ये साउथ अटलांटिक हो गया, और ये आपका अरेबियन सी हो गया। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से शो हो रही है आप लोगों को। नेक्स्ट सी रूट इज साउथ पैसिफिक सी रूट। तो साउथ पैसिफिक, जब आप पूरे वर्ल्ड जो वर्ल्ड्स का मैपिंग तो आपको आ ही गया होगा, कॉन्टिनेंट और ओशियंस की प्रेजेंस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो उसी में जो पैसिफिक ओशियंस की प्रेजेंस देखेंगे आप, तो पैसिफिक ओशियंस का जो साउथ पार्ट है उसी से ये सी रूट्स निकलता है। और ये दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की कनेक्टिविटी करता है। एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड, तो जो पैसिफिक ओशियंस के अंदर काफी सारे जो आइलैंड हैं उनकी भी ये कनेक्टिविटी करता है। और दिस रूट इज आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी, तो पनामा जो स्टेट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो कनेक्टिविटी करता है, तो वहां से लेकर सिडनी का जो ट्रेवल है वो 12,000 किलोमीटर्स का है। और होनोलुलु इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन दिस रूट। तो होनोलुलु जो पैसिफिक जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, और पैसिफिक ओशियंस के अंदर एक आइलैंड है जो इसी सी रूट्स पे आता है, एक हब बन जाता है, काफी टूरिज्म का प्लेस बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट दिस रूट जो है वो आपका होनोलुलु इन साउथ पैसिफिक ओशन।
तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो सी पोर्ट्स हैं, कुछ जो आपके कॉन्टिनेंट है, उन्हीं कॉन्टिनेंट पे कुछ मेन सी पोर्ट्स हैं, उनकी लोकेशन देखेंगे यहाँ से। तो जो स्वेज कैनल की लोकेशन है, अडान, जो आपका केप टाउन, फिर यहाँ पे आपका कोलोन, पनामा, होनोलुलु, ये लोकेशन रही आपकी जो अदर जो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका सिडनी। तो सिडनी से होनोलुलु की जो ये डिस्टेंस है 16,000 अभी आपने देखा था। तो ये पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशंस में बनता है। यहाँ से आपका इक्वेटर क्रॉस हो रहा है, तो ये सदर्न पार्ट्स में है, इसलिए इसको साउथ पैसिफिक ओशंस बोल देते हैं। फिर ओकलैंड जो सी पोर्ट्स है आपका, तो ओकलैंड जो सी पोर्ट्स है वो आपका यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर शो हो रहा है। तो ये कनेक्टिविटी है मेलबोर्न, और मेलबोर्न के बाद फिर यहाँ सिंगापुर, हांगकांग, हांगकांग से योकोहामा जापान को कनेक्ट करता है। वैंकूवर, अभी वैंकूवर डिस्कस कर चुके थे हम, रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर चुके थे और रोड ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर चुके थे। तो कैनेडियंस जो वेस्टर्न लोकेशन है वैंकूवर, तो वैंकूवर की कनेक्टिविटी इस सी रूट से ये होती है। और यही जो नॉर्थ, ये वाला जो बैटल हार्बर है, न्यूयॉर्क को लंदन से कनेक्टिविटी कर रहा है, तो ये जो वाला जो लोकेशन है, मैक्सिमम जो हम कहेंगे कि जो बिजिएस्ट सी रूट होगा, तो बिजिएस्ट सी रूट ये देखने को मिलेगा एट नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के अंदर। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के आपने, अभी नेक्स्ट है जो आपका कोस्टल शिपिंग। Coastal shipping, it is obvious that water transport is a cheaper mode. While oceans routes connect different countries, coastal shipping is a convenient mode of transportation with long coastal lines. USA, China, India, Scandinavian states in Europe are most suitably placed for coastal shipping connectivity, one member's coast with the other. If properly developed, coastal shipping can reduce the cognitions on the land routes. Shipping canals, तो shipping canals की जब हम बात करते हैं, तो the Suez and the Panama canals are two vital man-made, are two vital man-made navigations। तो जो पनामा और जो स्वेज कैनल है, ये man-made artificials हैं, जो एक विटल रोल प्ले करती हैं आपका जो सी रूट्स के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल, दिस कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैयद इन द नॉर्थ एंड द पोर्ट स्वेज इन द साउथ लिंकिंग। तो जो स्वेज कैनाल है, तो स्वेज कैनाल के नॉर्थ में जो पोर्ट आता है वो आता है आपका पोर्ट सैयद, और साउथ में जो आता है पोर्ट स्वेज। तो इनकी कनेक्टिविटी करता है, और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और साउथ में आपका जो है रेड सी है। In the south linking the Mediterranean Sea and Red Sea, it gives Europe a new gateway to the Indian Oceans and reduce direct sea routes. Distance between Liverpool, Colombo compared to the Cape of Good Hope route, it is a sea level canal without locks, which is about 16 kilometer and 11 to 15 meter wide. About 100 ships travel daily, and each ship takes 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनल। तो इस कैनल्स को जो पार करने के लिए डेली हंड्रेड्स के करीब जो शिप इसको पार करते हैं, और जो 10 to 12 आवर्स का एक टाइम होता है। अभी लास्ट में आप न्यूज में देखा होगा, तो एक इंडियन जो यहाँ पर एक से जो शिप है वो इसी स्वेज कैनल में फंस गया था, और इंडियन आर्मी ने उसमें, इंडियन नेवल ने उसको वहां से निकाला था। तो ये स्वेज कैनाल है। तो स्वेज कैनाल की लोकेशन जब हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पनामा कैनल। तो पनामा कैनल, दिस कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस। तो यहाँ पर एक और जो आपका कीवर्ड्स निकल के आया, इस्थमस। व्हाट इज इस्थमस?
Isthmus is like a strait. स्ट्रेट लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे, जब एक लार्जेस्ट लैंड बॉडी होती है तो उसको जो अगर वाटर बॉडी क्रॉस करती है बीच से तो उसको चैनल जो आपका स्ट्रेट बोल देते हैं, जिसको जल संधि बोल देते हैं। तो जैसे ही इसको अलग करता है तो अगर यहीं पर ही जो वाटर बॉडी की शेप अगर डमरू जैसी बन जाए तो ऐसे दोनों तरफ से सर्कल सर्कल से दोनों तरफ से शो हो जाए तो इसको बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस की जो लोकेशन होगी तो वो इस तरीके से होगी, वाटर बॉडी इस तरीके से होगा और यहाँ पर लैंड बॉडी होगा, तो उनको अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं इस्थमस। तो पनामा इज ए इस्थमस एंड आल्सो इज ए स्ट्रेट। Panama Isthmus between Panama City and Colon by the USA government, which purchased 8 kilometers of area on either side and named it the Canal Zone. The canal is about 72 kilometers long and involves a very deep cutting for a length of 12 किलोमीटर्स। तो जो ये पनामा स्टेट है, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैक्सिको कंट्री है और मैक्सिको कंट्री के बाद यहाँ पर ग्वाटेमाला, डिफरेंट टाइप्स की जो अलग अलग जो कंट्री देखने को मिलते हैं। मतलब ये हम ये जो यूएसए का एक पार्ट कह सकते हैं लेकिन यूएसए के अंडर में नहीं आता। तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी में ये जो यहाँ से कनेक्टिविटी करने के लिए यूएसए ने साउथ अमेरिका से जो कनेक्टिविटी करने के लिए इसको इस लैंड को परचेज किया है और वो कितने किलोमीटर तक का, 8 किलोमीटर तक का, जिसको कैनल जो पनामा जोन्स में डिफाइन किया गया है। और ये कनेक्टिविटी जो है 72 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट है। ये यहाँ पर आपका कैरेबियन सी नॉर्थ पार्ट में जो आता है कैरेबियन सी और साउथ पार्ट में जो आता है पैसिफिक सी को ये कनेक्ट करता है। और हम कह सकते हैं कि लैंड को किसको कनेक्ट करता है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। तो ये पनेमा की लोकेशन देख सकते हैं, शिप यार्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे। अब स्वेज के बाद ये पनामा जो बनाएगी इससे भी आपका सी रूट्स क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया। पहले नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ जैसे न्यूयॉर्क से जो वाशिंगटन की तरफ जाना है या आपका सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाना है तो इस तरीके से ये अटलांटिक ओशियन से होते हुए सी रूट्स और फिर पैसिफिक ओशियन से होते हुए ये आपका इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे ही पनामा स्टेट जो पनामा कैनल बनाया गया तो यहाँ से अब जो सी रूट हो गया ये सी रूट हो गया और इस सी रूट्स के बनने से तो इट shortens the distance between New York and San Francisco by 13,000 kilometers by sea. Likewise, the distance between Western Europe and East Coast of USA and Northeastern and Canada, जो Central USA and East and Southeast Asia is shortened. The economic significance of this canal is relatively less than the Suez Canal. तो जो स्वेज कैनल हम डिस्कस किए थे, अगर इकोनॉमिक तरीके से हम देखें तो इम्पोर्टेंस जो है स्वेज कैनल का इम्पोर्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि वो ईस्टर्न जो पार्ट्स में जो कॉन्टिनेंट आते हैं आपके हैं, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उनको कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्री से और ये कनेक्ट कर रहा है आपका नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। इसीलिए जो इकोनॉमिक रीजन पर यहाँ लेस होने की वजह से तो इसको प्रेफरेंस हम इकोनॉमिक तरीके से अगर देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो स्वेज कैनाल होता है कंपेयर टू पनामा कैनाल। However, it is vital to the economics of Latin America. लेकिन ये जो लैटिन अमेरिका है यहाँ पर जो आपके जहाँ पर आपका साउथ जो यहाँ पर बरमुंडा हो गया, आपका पनामा सिटी है और उसके बाद फिर जो क्यूबा जिसको बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, मैक्सिमम जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है, तो इन्हीं सभी आइलैंड्स को ऐड करने के बाद एक वेस्ट इंडीज बनता है, ग्रुप ऑफ इंडीज। तो इंडीज जैसे सुना होगा आपने, इंडीज इंडीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होते हैं उसको इंडीज कहते हैं। तो ये वेस्ट में है तो इसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही ईस्ट इंडीज भी होता होगा। तो ईस्ट इंडीज होता है जो ईस्टर्न, जब हम ग्लोब को इक्वेटर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट्स में जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से लगते हुए जो आइलैंड्स हैं उन सभी के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ईस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिर जो सी रूट्स हो गए, सी रूट्स के बाद फिर इनलैंड वाटरवेज होते हैं। इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जब एक कंट्री के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर रिवर्स होती हैं, कैनल्स होती हैं, लेक होती हैं, तो उनकी जो कनेक्टिविटी होती है उसको इनलैंड वाटरवेज में डिफाइन किया जाता है।
तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे राइन वाटरवेज। तो राइन जो रिवर है, जिसको बैकबोन ऑफ यूरोप, जर्मनी में है ये आपका, जिसको बैकबोन ऑफ यूरोप भी कह देते हैं। तो द राइन वाटरवेज, the Rhine flows through Germany and the Netherlands. It is navigable for 700 kilometers from Rotterdam at its mouth in the Netherlands to Basel in स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को ये नीदरलैंड से कनेक्ट करती है। ओशियन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू द क्लोज। द रूर रिवर जॉइन्स द राइन from the east. It flows through a rich coal field and the whole basin has become a प्रोस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो जैसे ही इस रिवर्स के एरिया में कोयल फील्ड, मैक्सिमम जर्मनी के अंदर एक कोयल फील्ड है, लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है कोयल फील्ड का, वो रीजन इसी रिवर्स के बैंक के नियर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको कोयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कह देते हैं, और ये बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो ये इन वाटरवेज में जो बिजिएस्ट सी रूट है वो यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट के जो आपका रिवर्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी टाइम हो चुका है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।